नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। 1857 की क्रांति किस प्रकार हुई थी और उसे हम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सैनिक विद्रोह और कौन कौन जो थे इतिहासकार या फिर अंग्रेजी अधिकारी या फिर भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी या फिर कह सकते हैं भारत के महत्वपूर्ण नेता जिन्होंने इनके बारे में कहा था कि ये स्वतंत्रता आंदोलन है या फिर ये क्रांति है या फिर सैनिक विद्रोह है और या फिर ये जन क्रांति है और या फिर ना तो ये सैनिक विद्रोह है और न ही ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। ये भी किसने कहा था? तो आर.सी. मजूमदार है। ऐसे बहुत सारे जो जो वहाँ पर टिप्पणी करने वाले थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो उनके क्रांति के बारे में बताया था कि नहीं साहब ये ऐसी 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 थी क्रांति। ठीक है, तो क्लास कैसी लगे तो ज़रूर देखना आपको इस क्लास को, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि क्वेश्चन निकलने का कारण ही यही है कि एक महत्वपूर्ण क्रांति है और अंग्रेज के विरुद्ध में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसीलिए हुआ था अंग्रेजों किस प्रकार भारत से भगाया जाए। लेकिन क्या कमियां रही कि वो नहीं चल जा सके, तो अंग्रेजों के लिए क्या परिणाम हुआ था और हमारे लिए क्या परिणाम हुआ था। तो ये जितने भी बातें होगी वो हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। फिलहाल आज की क्लास के अंदर हम क्रांति होने के कारण जानेंगे। ठीक है, तो इससे पहले तो मैं आपको एक टॉपिक लिख के देता हूँ फिर बताता हूँ। ये क्रांति, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है वास्तव में, वो हमारे ये टॉपिक है। ठीक है, अब यदि इसको सही तरीके से पढ़े शुरुआत में तो पहले ये एक यही एक क्रांति नहीं थी और नहीं ये कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे क्रांति विद्रोह हो चुके थे। ये बहुत लंबे समय से प्रयास था अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन के, लेकिन इसी को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए माना गया था क्योंकि ये एक साथ हुआ था और काफ़ी क्षेत्र में हुआ था। पूर्ण संपूर्ण भारत में नहीं कह सकते, नहीं संपूर्ण उत्तर भारत में कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मद्रास थे और पंजाब थे, ठीक है, और कलकत्ता थे। तो ये क्षेत्र क्या है, एक क्रांति के अंदर शामिल नहीं हुए थे। और राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे स्टेट थे जो कि राजाओं द्वारा इसके सपोर्ट नहीं किया गया था। तो ऐसे फिलहाल हम पूरी इंडिया जो भारत की क्रांति भी नहीं कह सकते, लेकिन ये संपूर्ण भारत पर स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ये इसकी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। और अब आपके अनुमान है सर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, तो इनकी शुरुआत की बात करते हैं तो पहले तो अलग अलग जगह विद्रोह होते हैं, जनजाति द्वारा विद्रोह, किसानों द्वारा विद्रोह। तो उनकी हम एक अलग क्लास लेकर आएंगे। कब लेकर आएंगे? लगभग ये क्रांति खत्म हो जाएगी फिर बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड भी है। क्योंकि जगह जगह विद्रोह और अलग अलग नामों से जाना गया था। कौन से है ना, क्षेत्र भी ऐसे अजीब है जो कभी आपने नाम भी नहीं सुना है। तो अगर यदि वो मैं पहले शुरू कर दूँ तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि सर ये बीच में से कहाँ से शुरू कर दिया। क्रांति तो हमारे दिमाग से ही निकल रही है। तो चलो क्या है कि सबसे पहले सरल सरल चीज़ें कराते हैं ताकि आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ें बैठ जाएगी और उसके बाद में जस्ट हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कारण क्या थे? ठीक है, अब कारण देखिए। पहला कारण आर्थिक, ठीक है। दूसरा राजनीतिक। चाहे आगे पीछे कोई भी कारण लाओ, ऐसी कोई बात नहीं भाई ये पहले लेकर आ गया नहीं ये बाद में लेकर आ गया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी पहले आगे लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक, ठीक है। सैनिक, ठीक है ना। फिर धार्मिक, साथ में सामाजिक जोड़ दीजिए। सामाजिक, ठीक है। और इसी के आगे और निकाल दीजिए। आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, धार्मिक, सामाजिक, ठीक है।
और तत्कालीन। तत्कालीन कारण 2, 3, 4, 5 ये महत्वपूर्ण चीजें ये हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है। कारण तो आगे अक्सर ये कारण थे। अब देखिए आर्थिक कारण की बातें करें, ठीक है। अगर इससे भी पहले एक कारण और जोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात भी नहीं है, एक कारण जोड़ भी दे, कोई दिक्कत नहीं होती। क्रांति से पहले विद्रोह, ठीक है। अगर इन विद्रोह में बात करें तो जनजाति द्वारा विद्रोह और किसानों द्वारा विद्रोह, ठीक है, और कारीगर मजदूरों उनके द्वारा विद्रोह, और छोटे मोटे जो राजा वगैरह थे उनके द्वारा विद्रोह। तो ये विद्रोह भी महत्वपूर्ण थे। अगर विद्रोह नहीं होते तो फिर क्रांति होने की संभावना कम होती, क्योंकि किसी की कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आपके जीवन में कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आपके जीवन के अंदर आपको सफलता मिलती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। आप किसी गरीब मतलब कि अमीर घर में पैदा हुए हैं तो आपको इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो इसके पीछे बहुत 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 बड़ा कारण होता है। लोग कई बार मानते हैं कि अब बता ही देते हैं, शुरू कर भी दिया था, ठीक है, तो थोड़ी इसके अंदर बीच में बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं मैं किस्मत पर भरोसा नहीं करता, ठीक है, तकदीर भाग्य इन पर मैं भरोसा नहीं करता, ये कुछ नहीं होते हैं। तो फिर किस पर भरोसा करते हैं कि सर मैं मेहनत पर भरोसा करता हूँ, मेहनत, ठीक है। और जब हम मेहनत करें तो सफलता मिलेगी, इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत ही रंग लाती हैं ये चीज़ें। लेकिन कभी कभार क्या आता है, वह व्यक्ति अगर ऐसे मानते हैं कि किस्मत पर विश्वास नहीं करते, वो व्यक्ति मेहनत पर विश्वास करता है। और जो व्यक्ति अमीर घर में पैदा हुआ है, जन्म लिया है, क्या उसने मेहनत की है? जो गरीब घर में पैदा हुआ है, क्या उसने मेहनत की है गरीब घर पैदा होने के लिए? सॉरी, वो क्या बेरोजगार, उसने कुछ भी काम नहीं किया तब वो गरीब घर में पैदा हुआ। अगर उसकी किस्मत नहीं होती तो वो नहीं तो गरीब घर में पैदा होता, नहीं अमीर घर में पैदा होता। सारे कुछ न कुछ पीछे से बने हुए होते हैं प्रक्रिया रूप से, तब जाके हम इस तरह से अमीर घर में, गरीब घर में, मिडिल क्लास के घर में, हाँ, ऐसे जन्म लेते हैं। अगर आपके जीवन में सफल होते हैं ना, सफलता प्राप्त करते हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। मेहनत भी बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं और किस्मत भी बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। अगर आपके जीवन में सफलता आती है, मेहनत और किस्मत, ठीक है ना, फिर परिस्थितियां ये तीनों ही और है ना, इसके भी साथ में और जुड़ी। अगर इनमें से आप कोई मानता है कि नहीं सर मेरी एक यही इसकी वजह से मैं सफल हुआ है, कोई कहता सर नहीं मैं इसी की वजह से सफल हुआ, कोई कहता नहीं सर मैं केवल इसी की वजह से सफल हुआ है, तो ये चीज़ें भी काम नहीं करती एक साथ, है ना। सारों के अलग अलग रोल होता है, सब एक साथ मिलते हैं, सबका एक। अगर कोई मानता है कि सर मैं मेहनत पर भरोसा करता हूँ, नहीं सर मैं किस्मत पर भरोसा करता हूँ, और नहीं मैं परिस्थितियों पर भरोसा करता हूँ, या फिर वो ऐसा कहता है कि सर मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ, किस्मत वगैरह में कुछ नहीं करता, किस्मत पर और परिस्थितियों पर कोई ऐसी नहीं होती है। अगर जीवन में मेहनत करोगे तो आपकी सफलता हासिल होगी। मान लीजिए ये एक टैक्सी है, क्या है, टैक्सी है, समझते हैं, टैक्सी वो 3 टायर वाली, एक टायर मेहनत है और दूसरा टायर किस्मत है और तीसरा टायर परिस्थितियां हैं, ठीक है। कोई कहता है मैं मेहनत पर भरोसा करता हूँ, मेरे लिए मेहनत ही सब कुछ है। एक किस्मत का टायर और एक परिस्थिति का टायर, दोनों टायर निकाल दो पीछे वाली, अगले टायर पर क्या वो चल पाएगी? टैक्सी चलेगी? कोई सामान लेके चले जाएगी, कोई सवारी को लेके चली जाएगी। अगर एक भी टायर पंचर होता है ना तो उसके लिए तुरंत पंचर निकालना जरूरी होता है, नहीं तो वो एक कदम भी आगे नहीं चलती हैं सवारी को लेकर। अगर चलेगी तो टायर खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ें समझ लेना है कि इतना भी घमंड नहीं रखना अपने अंदर कि सर नहीं मेरी मेहनत ही, मैं तो सब अपने दम पर। अरे मेहनत तो कोई है ना, जानवर है वो भी मेहनत तो करता है, वो मेहनत तो वह भी करता है अपने पेट भरने के लिए,
कहाँ कहाँ कौन सी दीवार डाकता है, जो बाढ़ होती है ना, बाढ़ जो खेतों की, वहां पर डालता है अपने पेट भरने के लिए, है ना। पॉलीथीन वगैरह कहीं कुछ भी खाता है, कहीं सड़ी गली वो भी रोज चीजें खाता है, पेट तो वो भी भरता है, मेहनत करता है कि उसको सोते सोते सब कुछ मिलती है, नहीं मिलती है ना, तो वही चीज होती है, ठीक है ना। तो कुछ बातें होती है वो ध्यान रखनी होती हैं। चलो हम कहाँ शुरू कर रहे थे, बीच में आ गए थे, अच्छी बात है बता दी, ये भी अच्छी बात है। चलो हम शुरू करते हैं हमारे वाले टॉपिक। तो देखिए हमारा आर्थिक क्रांति, सॉरी आर्थिक कारण, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है। तो एक चीज मैं पहले भी बताया था आपको कि अंग्रेज भारत में क्यों आए थे। भारतीय की स्थिति देखने के लिए, हमको देखने के लिए, एक साहब लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर, टीचर वगैरह कैसे है, आप जैसे स्टूडेंट कैसे है, बच्चे किस प्रकार पढ़ते हैं, क्या वही सारे देखने के लिए आए थे? नहीं सर, वो देखने के लिए नहीं। तो फिर वो क्यों आए थे? वो सर व्यापार करने के लिए आए थे। तो सर उनको कैसे पता चला यहाँ पर व्यापार है? तो एक बार क्या हुआ था, यहाँ कोई व्यापारी वगैरह आता था तो काली मिर्च वगैरह लेके चला जाता था, ठीक है, मसाला वगैरह ले जाता, तो उनको स्वादिष्ट लगा मसाला, वाह यार क्या शानदार है। और पुर्तगाली आए थे, उनके साथ में अंग्रेज भी आए थे, थोड़ा बहुत पहले व्यापार करके ले गए थे मसाला वगैरह, तो उनको मुनाफा हुआ था वहाँ पर बेचने पर, बहुत सारा धन भी मिला था। तो उनको लगा यार भारत में ही रह जाते हैं ताकि हमको फायदा होगा। फिर वो भारत में रहने लगे। फिर यहाँ इनको मसाला देता कौन था? किसान नहीं देते थे, व्यापारी देते थे, बीच वाले जो व्यापारी थे ना, वो इनको देते थे। उनको मतलब कि भाव वगैरह बताते कि भाई ये रेट है, इस रेट पे आपको ये फसल मिलेगी, ये कच्चा माल मिलेगा, और ये काली मिर्च मिलेगी, ये हरिया धनिया मिलेगा, और ये हल्दी मिलेगी, और ये नमक मिलेगी, वो सारी चीज़ें मिलेगी। तो उन्होंने इस प्रकार अंग्रेजों को देते थे। ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे भारत में ही रहना शुरू कर दिया था, और यहीं पर धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ लगा दी थी, और यहीं पर धीरे धीरे क्या कर दिया, अपने सारे जो थे अधिकारी वगैरह, उनको क्या कर दिया, डायरेक्ट किसानों से जो माल था, मिर्ची वगैरह वो सारी लेनी, काली मिर्च वगैरह लेनी शुरू कर दी थी। और यहाँ तक भी नहीं, उन्होंने धीरे धीरे कच्चे माल भी डायरेक्ट लेने शुरू कर दिए थे, रेल मार्ग से, ट्रेन के माध्यम से। तो अब एक बात बताइए मेरे को, अगर भारत के प्रधानमंत्री डायरेक्ट किसान से फसल लेते हैं तो बीच वाले व्यापारी बेरोजगार होंगे, ठीक है। और यहाँ से फसल ले जाके वो मार्केट में बेचते हैं, बीच वाले ले जाते हैं, वो पहले उस गाड़ी से भरते हैं, ठीक है, फिर उसी गाड़ी को गोदाम में खाली करते हैं, फिर गोदाम से वापस भरते हैं, फिर आगे मंडी में बेचते हैं। तो इसमें मेहनत तो लगती है, तो मजदूरी होती है, बीच में व्यापारी करने वाले जो मजदूर करने वाले, उनको तो मजदूरी होती है ना, होती है कि नहीं है? तो सर होती है, ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, डायरेक्ट ही ये चीज़ लेने शुरू कर दी थी, कच्चा माल वगैरह लेना शुरू कर दिया था। तो भारत के व्यापारी क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। यहाँ तक भी नहीं, कच्चा माल के लिए भी उन्होंने खुद ही फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू कर दी थी। तो जो कच्चा माल को पक्के माल में परिवर्तन करते थे, उनका भी काम धंधा बंद हो गया था। और जो घरों के अंदर कुटीर उद्योग वगैरह चलाते थे, उनका भी काम क्या हो गया था, बंद हो गया था। और यहाँ तक भी नहीं, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, भारत की जो भी वस्तु थी उन पर टैक्स लगाना अधिक बढ़ा दिया था, और खुद के जो माल लाते विदेशों से लाते बना के, उनको क्या कर दिया, सस्ता में बेचना शुरू कर दिया। तो एक तो गरीबी, भारत के अंदर गरीबी होने के बावजूद क्या वो महंगी वस्तु खरीदेगा या फिर कम वस्तु खरीदेगा, कैसा कम रुपए वाले वस्तु खरीदेगा, ये सब चीज़ हमें पता है। तो वो किससे खरीदेगा, भारतीयों से खरीदेगा या फिर अंग्रेजों से? सैन्य से, अंग्रेजों से खरीदेंगे, क्योंकि अंग्रेज है वो सस्ती दे रहे हैं, ये कारण हो गया, ठीक है। जिस कारण क्या हो गए थे, भारत के सभी व्यापारी बेरोजगार हो गए थे, और शिल्पकार बेरोजगार हो गए थे, और उद्योग धंधे चलाने वाले वो बेरोजगार हो गए थे। तो फिर क्या वो इनका सपोर्ट करेंगे अंग्रेजों का? कि सर वो तो कतई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, वो तो उनको कब मौका मिले कब अंग्रेजों को काट काट कर फेंके वो तो यही सोच रहे हैं कि भाई कब मौका मिले, कब अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ये आर्थिक कारण था जिसके कारण 1857 की क्रांति होने की संभावना अधिक बढ़ गई थी। फिर देखिए क्रांति आर्थिक कारण में रोयल मार्ग वो भी था, मैंने बता दिया, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए राजनीतिक कारण के बारे में बात करते हैं। देखिए राजनीतिक कारण के अंदर पहली बात तो यही होती है कि डलहौजी का नाम आपने सुना होगा,
डलहौजी, ठीक है। इन्होंने व्यापकगत सिद्धांत अपनाया था। मैंने बताया था व्यापकगत क्या होता है, व्यापकगत सिद्धांत, ठीक है। फिर उन्होंने स्वदेशी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, और ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। तो डलहौजी ने क्या किया था भाई, एक व्यापक सिद्धांत के माध्यम से कि भाई नहीं, ये इसका मतलब ये था कि भारत के अंदर कोई भी राजा के संतान नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं थी हर राजा के संतान हो, कभी कुछ परिस्थिति के कारण वो संतान का देहांत हो जाता था तो राजा क्या करता था, गोद लेने की हमारे प्रथा थी। और हमारे गोद लेने की प्रथा थी यहाँ तक कि अगर खुद का बेटा नहीं होता है, ठीक है, और जो अपने भाई का लड़का होता है उनको गोद ले लेते हैं, और वो भी नहीं होता है तो जो अपने जो काका का बेटा भाई होता है उसका जो लड़का होता है उनको भी गोद ले लेते हैं। लेकिन हमारी जो गद्दी है वो भरी रहती है, खाली कभी नहीं होने देते हैं। तो ये व्यवस्था भारत के अंदर थी। आज भी गाँवों में हम देखेंगे तो हमें यही व्यवस्था मिलेगी। अगर हमारा छोटा भाई है, बड़ा भाई, उनके बेटा नहीं है तो हमारा वाला बेटा ले लेंगे, भाई आपके जो मेरा ही बेटा अभी गोद ले रहा हूँ तो मेरी भी सेवा करेगा, रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, भाई मेरे दवाई पानी देगा, बुढ़ापे में मेरा कौन भाई, हमारा सारा कौन होगा, हम दो पति पत्नी है ना, इनका भी कुछ सारा होना चाहिए। तो इसलिए वो गोद ले लेते थे। लेकिन राजाओं के समय गोद लेने का कारण यही था कि भाई जो गद्दी है वो भरी रहे, कि अगले वाला राजा ये बनेगा। लेकिन डलहौजी ने ये सोचा था कि अगर हम ये व्यवस्था लागू कर दे कि कोई जिस राजा के संतान नहीं है वो राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा, अंग्रेजों का अधीन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो अवध के राजा थे उनके भी कुछ क्षेत्र थे उन्होंने हड़प लिया था। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, है ना, जो गंगाधर राव के देहांत होने के बाद में दामोदर राव को उन्होंने ये चीज़ नहीं मानी थी कि इनके बेटा वगैरह बेटा है, उन्होंने मानना भी इनकार कर दिया था। जो झांसी को भी उन्होंने अपने अधीन करना शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे ऐसे बहुत काफ़ी क्षेत्र थे जो उन्होंने अपने अधीन करना शुरू कर दिया था। फिर राजनीति के अंदर एक सहायक संधि थी, मैंने ये बहुत सारी डिटेल से मैंने ये बातें बताई थी। सहायक संधि, सहायक संधियां, ठीक है। फिर राजनीति के अंदर एक चीज और थी, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप की नीति, ठीक है। ये भी चीज मैंने बताई थी कि हस्तक्षेप की नीति का तात्पर्य क्या होता है, ठीक है, मैंने ये भी चीज बताई थी। तो यही राजनीतिक कारण थे जिसके माध्यम से 1857 की क्रांति होने का कारण बन गया था। फिर सैनिक कारण, देखिए सैनिक कारण में क्या थे। सैनिक कारण बहुत अलग अलग प्रकार के सैनिकों के भी कारण थे। सर हमें पूरी डिटेल से चाहिए क्या कारण थे। देखिए पहले अंग्रेजों ने क्या शुरू कर दिया था कि भाई जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल होता है, ठीक है, उनसे आगे ऊपर कोई भी भारतीय अधिकारी नहीं होगा। सैनिकों के अंदर ये व्यवस्था थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, गवर्नर ना, इसके ऊपर कोई भी भारतीय अधिकारी नहीं होगा, ये सारा अंग्रेजों के अधीन रहेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने एक व्यवस्था और कर दी कि भाई, ठीक है, एक व्यवस्था इन्होंने ये की कि भाई जो भी अभी नई भर्ती निकल रही है कि भारतीयों को भाई सैनिकों के अंदर सेना के अंदर भर्ती किया जा रहा है, तो उनको जो नए नए फौजी है ना, सेना के अंदर भर्ती हो गए, उनको समुद्र के उस पार भी कहीं दूसरे और भी हमारे लड़ने की आवश्यकता पड़े तो साथ में चलना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको समझ होगी कि हिंदू परंपरा के अंदर पहले ये व्यवस्था थी कि समुद्र के पार वो कभी भी करना नहीं चाहते थे। अगर वो समुद्र के पार करते तो उनका ऐसा माना जाता कि हमारा धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो समुद्र को पार करना नहीं समझते थे। समुद्र के अंदर भी पैर रखना अपना एक करते हुए अपना जो धर्म के विरुद्ध वो समझते थे। तो अंग्रेजों ने ये व्यवस्था कर दी कि आपको चलना पड़ेगा, क्या चलना पड़ेगा, समुद्र के उस पार भी चलना पड़ेगा। तो सैनिक धीरे धीरे क्या है, बेरोजगार होने शुरू हो गए थे। उन्होंने ये चीज़ मानने इनकार कर दिया था।
फिर इन्होंने क्या किया था, जो इन्होंने जो पेंशन वगैरह दी जाती थी वो भी धीरे धीरे अंग्रेजों ने बंद कर दी। फिर इनके जो इनकम दी जाती थी वो 7 रुपये महीने के, तो ऐसे दिए जाते थे। तो फिर 7 रुपये से, अब पहले खूब थे, ज़्यादा भी थे, है ना, ठीक ठाक थे 7 रुपये, लेकिन फिर भी सेना के अंदर भर्ती रहे, तो फिर ये तो कम ही थे ना। तो ये भी अंग्रेजों को भी, भारतीयों को पसंद नहीं आ रहा था भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं। तो ये कुछ सैनिकों के इस प्रकार के कारण थे। ठीक है। फिर एक भी सैनिक, ये धार्मिक के मानो और सैनिक के मानो बराबर ही है, लेकिन धार्मिक का साथ में अच्छा लगेगा, साथ में जोड़ देते हैं। तो लेकिन धार्मिक के अंदर क्या थे, गोले, सॉरी, काले गोरों का भेद था, है ना। जो धर्म के अंदर ये था, जो ईसाई बनेगा ना, जो भी भारतीय हिंदू है चाहे मुसलमान है, यदि वो ईसाई बनना चाहता है, ठीक है ना, जो भी ईसाई बनना चाहता है उनको मतलब कि जो सरकारी जॉब है उनके अंदर उच्च पद उनको नियुक्त किया जाएगा। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यदि वैसे ही धर्म स्वीकार करता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के भी ऊपर, है ना, पद पर उनको नियुक्त किया जा सकता है, अगर ऐसे ही धर्म स्वीकार करेगा तो ये चीज़ भी धार्मिक क्षेत्र में भी अपने विरोध में समझते थे सैनिक, और सैनिक क्षेत्र में भी अपने सैनिक क्या है वो अपने विरोध में समझते थे। फिर सामाजिक के अंदर काले गोरों का भेदभाव, ये धार्मिक में था लेकिन सामाजिक में अदा आएगा, काले गोरों का भेद, गोरों का भेद, वो काले गोरों का भेद ज़्यादा करते थे। नहीं भी ये तो काला है, हम गोरे हैं, तो इनके साथ हम कैसे भाई, इनके साथ हम खाना नहीं खाएंगे, इसके साथ हम ये व्यवस्था नहीं करेंगे, है ना, इनके साथ में हम सेना के अंदर युद्ध शामिल नहीं होंगे, इनको कम वेतन दिया जाना चाहिए, हमको ज़्यादा देना चाहिए। तो काला गोरा का भेद वो ज़्यादातर कर रहे थे, जो कि सामाजिक बहुत बड़ा कारण बन गया था। ठीक है। तो हमारा आता तत्कालीन कारण, मैंने तत्कालीन कारण साहित्य मिटा दिया था, लेकिन फिलहाल तत्कालीन कारण आपको याद रखना है। देखिए तत्कालीन कारण के अंदर क्या था कि एक तो सबसे बड़ी व्यवस्था उन्होंने ये चीज़ कर रही थी, अब सच है या झूठ है वो तो नहीं, तो हमको कोई प्रमाण मिले हैं नहीं, अंग्रेजों को प्रमाण मिले ये सत्य करने के लिए नहीं, इनका हमारे को कोई प्रमाण मिल रहा है कि इनको गलत साबित करने के लिए नहीं सर, इन्होंने की जो ये व्यवस्था थी उनकी वो हमारे उनकी ये सही थी, सही मतलब उनकी ये सत्य थी कि कारतूस वगैरह की वो सत्य थे, ये चीज़ हम प्रमाण भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे भी है वैसे बताना आवश्यक है। देखिए तत्कालीन कारण के अंदर क्या था, एक पहले बंदूक उपयोग में की जाती थी ब्राउन बेस, नाम लिखूं ब्राउन बेस, सर लिख दो याद रहेगा हमको आराम से, ठीक है ना। तो चलो लिख देते हैं ब्राउन बेस, ब्राउन बेस, ठीक है। अब इस बंदूक में क्या था कि अधिकतर क्या पहले कारतूस, अब वो बंदूक इतनी लंबी होती है, ठीक है, तब वो बंदूक के अंदर पहले कारतूस इकट्ठे करते थे, तो वो कारतूस उनके अंदर डाल के फिर उसको, है ना, दबाना पड़ता था, कोई ऐसा किला वगैरह था जिसके अंदर जोरदार दबाते थे, और दबाने के बाद में वो बंदूक पूरी भर जाती थी बारूद से, फिर उसको चलाना पड़ता था। तो इसमें क्या लगता था, टाइम ज़्यादा लगता था, ठीक है, क्या लगता, टाइम ज़्यादा लगता था। तो अंग्रेजों ने सोचा यार ब्राउन बेस की जगह में एक नई बंदूक लाए तो फिर कैसे होगा, सच्ची बात है नई बंदूक लानी आवश्यकता है, और एक समय भी बचता है, और जब हम आक्रमण करना होता है बंदूक चलानी होती है तो यार ठीक रहता है, हम वो नहीं होगी तो एकदम तुरंत ही चलाना ही काम रहेगा भाई, कारतूस जैसे ही डाला और शुरू की तट, जैसे ही कारतूस डाला और बट चालू कर दी, यही सिस्टम था ना। तो उन्होंने एक नई बंदूक लेके आए थे, एनफील्ड राइट, एनफील्ड राइट, ठीक है ना, ये नई बंदूक थी। अब इस बंदूक के अंदर क्या था, देखिए इस बंदूक के अंदर ये चीज़ थी कि जैसे ही बंदूक को हम पीछे से डक खोलते हैं, उसके अंदर कारतूस डालते हैं, तो कारतूस को जो पहले ऊपर वाला मुंह है ना, ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो मुंह से काटना पड़ता था। क्यों, क्योंकि जैसे ही मुंह से हम काटते उसको तो उसके अंदर जहर था, और वो जहर जब भी पीछे से दबाते हैं ना बंदूक चलाते, तो वो जहर हमें सामने वाला, भाई ये चीज़ है, अब इसके अंदर क्या जहर है ना, ये कारतूस है तो इसके ऊपर क्या है, जहर है, और ये बंदूक अंदर घुस गई है। अब इसको हम वापस चलाएंगे, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है तो इसके अंदर जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, जहर फैल जाएगा उसका शरीर के अंदर, और यदि कारतूस पूरा लगा हुआ है तो फिर वो चलाएंगे तो उसके अंदर जहर नहीं फैलेगा। तो इस प्रकार की एनफील्ड राइट बंदूक थी, जो इसको इसका छोल के मतलब कि इसका छिलका उतार के फिर उसको अंदर बंदूक के अंदर डाला जाता था, वो थे कारतूस। और उस ऊपर वाला जो हिस्सा है जो छलका था वो किसका था, वो गाय
एवं सुअर की मांस का चर्बी लगी हुई थी, उस चर्बी को हटाना आवश्यक था। लेकिन एक बात आपको पता है, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर मुस्लिम के लिए पवित्र। तो दोनों ने ये चीज मना कर दिया, साहब ये हम काम नहीं करेंगे, बंदूक नहीं चलाएंगे, कुछ भी हो जाए हम ये बंदूक नहीं चलाएंगे। पहला कारण तत्कालीन में ये हो गया। दूसरा कारण ये था, जो हिंदुओं को आटा मिलता था। देखिए पहला हम हर जगह ना इतनी खेती वगैरह होती थी, लेकिन वो पहले अंग्रेजों के पास में अनाज वगैरह जाता था, फिर उसको आटा पीस के बाद सैनिकों को दिया जाता था। अब खाना वगैरह कौन खिलाएगा? सैनिक ही खिलाएंगे क्या? सॉरी, वो अंग्रेज अधिकारी वही खिलाएंगे खाना। तो सैनिक कोई घर घर अपने घर से कोई खाना थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना, तो सारे वो अंग्रेज ही खिलाएंगे खाना। तो उन्होंने ये चीज मान ली थी कि जो इस खाने के अंदर है ना, आटे के अंदर गाय या सुअर की हड्डियां पीस पीस कर मिलाई गई है। क्यों? क्योंकि आटा भी कम है तो अनाज कम होता है, इसके अंदर हड्डियां पीस देते हैं और हमको खिला देते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि हमारे धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, तो हमें ये चीज उपयोग में आटा नहीं खाना चाहिए। अभी कितना सच है कितना असत्य है तो ये तो पता नहीं है, लेकिन फिलहाल उस समय सैनिकों ने ये खाना बंद कर दिया, अगर नहीं ये चीज़ हम नहीं खाएंगे भाई, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो फिर क्या करें? खाना मना कर दिया, बंद कर दिया, तो अब क्या होगा? अब उन्होंने एक इसके अंदर मंगल पांडे नाम का व्यक्ति सैनिक था। कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे नाम का व्यक्ति था, सैनिक था, सॉरी। उस सैनिक ने क्या किया, अंग्रेजों को पहला बोल दिया कि साहब हमें एक चीज बताइए। क्या बोल? आपको सत्य बोलना है, जो झूठ नहीं बोलना है। नहीं साहब झूठ नहीं बोलेंगे, जो हमको ये बंदूक दी जा रही है, हम इस बंदूक को चला रही हैं, क्या सही में इसके ऊपर गाय या सूअर की चर्बी है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर दूसरी बात बताइए, जो हमें आटा खिलाया जा रहा है, क्या उसमें गाय या सूअर की हड्डियां पीस कर मिलेगी? उन्होंने कहा ना। इतना झूठ, सही बोलो, झूठ क्यों बोल रहे हो? कि नहीं यार झूठ नहीं बोल रहे हैं। मंगल पांडे ने कहा ना, ये तो गलत है, आप मेरे से छुपा रहे हो। लेकिन फिलहाल भी मंगल पांडे ने कहा ये चीज गलत है। लेकिन उस अधिकारी ने कहा कि भाई ये चीज सबके सामने करेंगे। तो दूसरे दिन क्या गया, सेना सारी इकट्ठी की, भाई सेना इकट्ठी आई और हम देखते हैं इसमें क्या कसूर सूअर की चर्बी है या नहीं है। तो उस सेना के अंदर इकट्ठी की और उस समय बोला कि भारतीय सैनिकों से निवेदन है, कौन आके इस कारतूस को काटेगा मुंह से? अब कौन जाए सबसे पहले? यहाँ कौन जा सकता है? कोई नहीं गया, सब पीछे खड़े थे कि यार देखते हैं कौन जाता है। लेकिन मंगल पांडे को यार रह नहीं गया। उसने कहा ना, अब अगर जिंदा रहना है तो शान से रहेंगे, आत्मसम्मान के साथ रहेंगे। अगर मरना है, अगर शहीद होना है तो इज्जत के साथ मरेंगे। तो मंगल पांडे ने आगे जाके बोल दिया कि साहब क्या करना है हमें बताइए। इस कारतूस को काटना है और गोली ऊपर चलानी है। ठीक है। तो दो व्यक्ति उस समय सैनिक अंग्रेज अधिकारी खड़े थे, एक तो था वाघ, ठीक है, और एक और था लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट उसका कुछ नाम था, ठीक है। ये दो खड़े थे। जब इसकी शुरू करेंगे तब पूरी डिटेल से बता देंगे। तो वाघ एवं लेफ्टिनेंट, एक उसका नाम था कर्नल, लेफ्टिनेंट कुछ नाम था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तब देखिए दो अधिकारी खड़े थे, तो मंगल पांडे ने कहा ठीक है, कारतूस काटना भी काट देता, और अगर मरना ही है तो फिर कोई बात नहीं है। कारतूस को काटा और गोली ऊपर चलाने की बजाय इन दोनों के बीच में चला दी, दोनों को ठस, इधर को ठोक दिया, ठस जमीन जोरदार, दोनों को खत्म कर दिया। और भी अंग्रेज अधिकारी थे, दो चार को और खत्म कर दिया। फिर मंगल पांडे ने कहा ठीक है, अब मेरे को अरेस्ट कर लीजिए, आपको जो करना है ना वो मेरे साथ कर लीजिए, मेरा काम मैंने कर दिया। अगर मैं शहीद भी हो जाऊँ ना तो मेरा अब कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इंडिया खूब बड़ा है, भारत मेरा देश संभालेगा। कि तुमको किस प्रकार एक एक चुन चुन के मारना है, वो देश संभालेगा। मंगल पांडे ऐसा व्यक्ति था जिसको, ये बात है 29 मार्च की, कब की है बाबू? 29 मार्च की, 29 मार्च। और इनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल। लेकिन ये 1857 है, ये तो सबको ध्यान होना चाहिए कि क्रांति 1857 की है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। 9 मार्च 18 अप्रैल
ठीक है। और इसके बाद में 24 अप्रैल में मेरिट के अंदर शुरू हो गई थी, तो ये आगे की प्रक्रिया हम एक नई क्लास लाएंगे, उसके अंदर बात करेंगे। तो ये सारे कारण हो गए थे, ठीक है। तो कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी है? तो फिलहाल कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आगे क्लास लेके आइए इस पर करके, तो हम लेके जरूर आएंगे लेके, ठीक है। क्योंकि अब आपकी डिमांड हो तो फिर बढ़ाने में भी मज़ा आता है, ठीक है, बताने में भी मज़ा आता है। वरना फिर आप रुचि ले नहीं, मैं फिर बनाता जाऊँ तो भी ठीक है नहीं। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।